हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी जामुन के पेड़ के बारे में, जिसका रचनाकार हैं कृष्णचंद्र जी। इनके संक्षिप्त परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव के जिला गुजराकला में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें है एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरा गांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, इम्पोर्टेंट है ये, अन्नदाता हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, और एक लास्ट में आपको देखने की मिलेगी मेरी यादों के किनारे उपन्यास की श्रेणी में आता है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु वर्ष 1977 में हो गई थी। जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हो गई थी। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसकी अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयीय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो ये विषय वस्तु थी एक कहानी की, उसको हम लोग देख चुके हैं। हास्य व्यंग की कथा इसमें कही गई है और तत्कालीन समय की जो कार्यालयों में व्याप्त दिखावापन था, अपने काम को एक दूसरे के ऊपर थोपने की जो सिस्टम था, उसको इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है। तो अब देख लेते हैं जामुन का पेड़ कहानी की। यहाँ से शुरुआत होती है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा, ये इम्पोर्टेंट है, किसने देखा? माली ने देखा, ठीक है। तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। ये कौन कहता है? क्लर्क कहता है। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुहासा होकर के बोला। तो कुल मिला कर यहाँ पे हम देख रहे हैं कुल 3 क्लर्क हैं। कितने क्लर्क हैं? 3। इस संवाद को जब हम देखेंगे तो इसमें हमको दिखेगा कि इसमें कुल 3 क्लर्क हैं। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। अब आदमी बोल रहा है जो दबा हुआ है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है।
माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोर्ड पर लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। तब तक सुपरिटेंडेंट साहब आ गए। कहते हैं कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास जाते हैं और अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी के पास गया। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर तक बात पहुंच गई। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल इसी प्रकार से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में चलती गई। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रीटेंडेंट साहब फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज दे रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। तो अगर इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है कि पेड़ जो है गिरा कहाँ पे था, तो ये व्यापार विभाग में गिरा था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये हमने नोटिस किया है कि माली बहुत ही सहानुभूति और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का इंसान था। अब यहाँ से देखते हैं। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। ये किसका जवाब था? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब था। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराएं हैं। उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वालों ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। मतलब जो लोग उसको काटने की बातें कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि उसको काट करके फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा करके उसको ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं हटाएंगे। इस बार
यहाँ से देखेंगे, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाए। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। एक शायरी जो आदमी दबा था वो एक शायरी भरे लहजों में अपनी बात कहता है, जो इस प्रकार है। यहाँ से एक नई नौटंकी शुरू होगी, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे। सेक्रेटेरिएट का लान भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी तथा जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि यह सिर्फ एक कल्चर डिपार्टमेंट से है। अब वो शायर है तो उसकी फाइल जो है कल्चर डिपार्टमेंट से जोड़ देते हैं। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अब आगे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरते हुए साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओश। ओश? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओश हो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है? ओश। और इसका जो गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है वो ओश के फूल। दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो इसने जवाब दिया, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओश के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। बेचारा करा रहा उसी में। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई पिलाओ। हमारी सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही और उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काटेंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है।
दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, पिटोनिया राज्य के सेक्रेटेरिएट में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाए। मगर एक आदमी का जान का सवाल है। एक क्लर्क जो है इसका प्रतिरोध करते हुए बोला। दूसरी ओर 2 राज्यों का संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन को भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह। विभिन्न लोग हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं इसमें सब। यहाँ से देखते हैं हम लोग। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेंगे। जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। इस के साथ ये कहानी खत्म हो गई। ये 2 लाइन बची है। और मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रहे थे। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। हेलो मित्रों, हमने जो है कृष्णचंद्र की कहानी जामुन के पेड़ को जो मूल पाठ था उसको पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। जो भी मित्र इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे वो इन प्रश्नों के उत्तर को अत्यंत सरलतापूर्वक दे पाएंगे। हालांकि कहानी हमने थोड़ा तेज गति से पढ़ा है ताकि आपका समय जो है ज़ाया ना हो, इसलिए हमने कहानी पढ़ने की स्पीड थोड़ी तीव्र रखी है। जैसा भी होगा आप लोग बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं जामुन के पेड़ कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर को आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले बात करें कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक की बात करें तो सबको पता है कि इस कहानी के लेखक कौन है। कृष्णचंद्र साहब हैं। कृष्णचंद्र। उसके बाद यदि कृष्णचंद्र साहब के जन्म और मृत्यु की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वर्ष 1914 में इनका जन्म हुआ और वर्ष 1977 में इनकी मृत्यु हुई। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। परिचय पढ़ाते समय हमने इसको बताया था आपको। तो अगर इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान इनका हुआ था पंजाब के वजीराबाद में। जिला पड़ता है गुजराकला। पंजाब के वजीराबाद में जिला पड़ता है इनका गुजराकला। और जन्म वर्ष की बात की जाए तो 1914 में और मृत्यु वर्ष की बात की जाएगी तो 1977 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको देखा था सबसे पहले माली ने। किसने देखा था? माली ने। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामुन फलदार पेड़ है तो किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो अगर जामुन फलदार पेड़ है, जब ये बहस होती है कि इस पेड़ को कौन हटवाएगा तो लोग तर्क वितर्क करते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति कहता है कि जामुन फलदार पेड़ है तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है।
आगे देखेंगे, दबे आदमी का नाम क्या था। दबे आदमी का नाम की यदि बात करें तो दबे आदमी का नाम था ओश। दबे आदमी का नाम क्या था, ओश। ये अपना नाम तब बताता है जो है लगभग कहानी के मध्य में, जब लोग उससे पूछते हैं, जब वो कविता सुनाता है तो उसके बाद से अपने नाम की चर्चा करता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जामुन का पेड़ किस विभाग के परिसर में लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा। तो जामुन का पेड़ किस विभाग में लगा था, इसकी बात अगर करेंगे तो ये लगा था व्यापार विभाग में। कहाँ लगा था, व्यापार विभाग में, व्यापार विभाग में। ठीक है। कृष्णचंद्र साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो कृष्णचंद्र साहब का जन्म हुआ था 1914 में और मृत्यु हुई थी 1977 में। और कहाँ हुआ था, पंजाब में, वजीराबाद गांव में। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे ये है कि जामुन का पेड़ किस प्रकृति की कहानी है। तो इसको हम हास्य व्यंग प्रकार की ये कहानी है, हास्य व्यंग प्रकार की कहानी है। ठीक है। तो कहानी में कुल कितने क्लर्कों का जिक्र हुआ है। जब जामुन के पेड़ गिरने की सूचना आती है तो सब लोग निकल के आते हैं, तो उसमें से क्लर्क भी निकल के आते हैं। तो इसमें कुल कितने क्लर्कों की चर्चा हुई है। तो 1 2 3 3 क्लर्क होते हैं, 3 क्लर्कों की चर्चा इसमें आई है। दबे हुए कवि को खाना किसने खिलाया था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसको खाना किसने खिलाया था, माली ने खिलाया था। और माली को खाना खिलाने की अनुमति सिपाही ने को जब दया आई, ये भूखे प्यासों मर रहा था, तो उसने अनुमति दी माली को खाना खिलाने की। अनुमति किसने दी, यदि ये पूछा जाएगा तो सिपाही ने, और खाना खिलाया किसने, तो ये माली ने। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये पंक्ति पूछ सकता है किस कहानी से संबंधित है और किसने कहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है जामुन के पेड़ से दबे ओश नामक कवि की है, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ होता है। वो दबे हुए की स्थिति में है, उसने ये कविताएं कही थी। ओश कवि की, ओश कवि की है। ठीक है। कवि ओश की कौन सी गद्य संग्रह प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जाएगा ओश के फूल। ओश के फूल, ये इसकी जो है गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। जामुन का पेड़ किसने और कहाँ लगाया था। तो जामुन का पेड़ किसने और कहाँ लगाया था, इसकी यदि बात की जाए तो इसको जो है पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लान में लगाया था। जामुन का पेड़ किसने और कहाँ लगाया था, तो ये पिटोनिया के प्रधानमंत्री, पीएम कहाँ के, पिटोनिया के पीएम ने लगाया था इसको सेक्रेटेरिएट के लान में। ठीक है। जामुन का पेड़ किसने और कहाँ लगाया था, ये हो गया। पेड़ काटने का हुक्म किसने दिया, कि लास्ट में जब इस विभाग उस विभाग फलाना विभाग ढमकाना विभाग, उसके बाद लास्ट में पेड़ काटने का हुक्म जो है प्रधानमंत्री ने दिया। किसने दिया, प्रधानमंत्री ने। पेड़ काटने का हुक्म देता है प्रधानमंत्री, लेकिन जब तक पेड़ काटने का हुक्म आता है तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है। धन्यवाद। इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपने कहानी को पढ़ा होगा, क्वेश्चन का रिवीजन भी 1-2 बार आप लोग कर लीजिए तो आपको आ जाएगा।